Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Dear students, as you know, we study the chapter number 2 biodiversity. Today our topic is significance of binomial nomenclature. लास्ट टाइम डियर स्टूडेंट्स हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जस्ट डेफिनेशन स्टडी की थी। आज हम इसकी अहमियत, इसके जितने भी रोल्स होंगे, इनको नेमिंग कैसे की जाती है, वो सारा हम इसके अंदर आज स्टडी करेंगे। चलें जी, वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस का जो सबसे पहला आप समझ लें कि इसकी जो पहली अहमियत है वो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, वो ये है कि जो साइंटिफिक नेम है ये किस जबान में रखे जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज के अंदर रखे जाते हैं। इसकी सबसे जो अहम वजह है, लैटिन जुबान के अंदर, लतीनी जुबान जिसे हम बोलते हैं, ये किसी भी मुल्क की जुबान नहीं है। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि किसी भी मुल्क को बाइसनेस नहीं शो की गई या उसको फेवर नहीं दिया गया, तो ये किसी भी मुल्क के अंदर नहीं बोली जाती। सारे मुल्कों के लिए ये नई जुबान है, तो इसमें किसी भी मुल्क को फेवर नहीं है। तो आप सारे मुल्कों को क्या करनी पड़ेगी, ये साइंटिफिक नेम जो है वो याद करने पड़ेंगे। ये सबसे इसकी पहली खूबी है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर ये सेम है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां पर मर्जी चले जाएं, ये नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो हमने साइंटिफिक नेम रखा होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू, वो पूरी दुनिया में सेम होगा। आप अमेरिका चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, आप यूके चले जाएं, जहां पर भी जाएंगे, जैसे अनियन का नाम एलियम सीपा है, तो वो जहां पर मर्जी आप चले जाएं वहां पर एलियम सीपा का वर्ड ही जब बोला जाएगा साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, तो उन्हें फौरन से समझ आ जाएगी ये अनियन की बात हो रही है। अच्छा, फिर जो फर्दर इसकी तीसरी जो खूबी है या तीसरी जो इसकी अहमियत है, डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने हमें फायदा क्या दिया कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म एक ही होता था और उसके हमने कई सारे नाम रखे हुए थे। जैसे कि इधर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है अनियन की। अब अनियन हम प्याज को कहते हैं। अच्छा, अब अगर इसको देखें, अगर सिर्फ पाकिस्तान की ही हम बात कर लें तो इसमें उर्दू में अनियन को क्या कहा जाता है, प्याज कहा जाता है। फिर अगर इसको पंजाबी के अंदर हम बात करें तो पंजाबी में इसको गंडा कहा जाता है। फिर इसी तरह से अगर हम बलोची और सिंधी की बात करते हैं तो उसमें इसको बेसल और वैसल के नाम से पुकारा जाता है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान की ही बात हो रही है और पाकिस्तान के अंदर भी अभी सिर्फ 3 से 4 लैंग्वेजेस की बात हमने की, तो उसमें इतने सारे नाम आ गए। अब चीज एक ही है, ऑर्गेनिज्म एक ही है, लेकिन देखिए उसके कितने सारे नाम है। इसी तरह से आप किसी और कंट्री में चले जाएं, वहां पर भी उनकी जितनी जितनी जुबानें बोले तो हर जुबान के अंदर इसको डिफरेंट नाम से पुकारा जाता होगा। तो इस कंफ्यूजन से बचाने के लिए कि इतने सारे नाम हम कैसे याद रखें, तो इस चीज से बचाने के लिए हमने क्या किया, एक ही नाम रख दिया जिसको साइंटिफिक नेम, जिसको नाम दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस मसले का भी हल हमने ढूंढ लिया। अच्छा, फिर इसकी जो अगली अहमियत है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, वो क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बाय द सेम नेम। अब बहुत सारे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं और नाम सारों के सेम ही है। अब इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको एक दे देता हूँ। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बर्ड। अब ये जो ब्लैक बर्ड का वर्ड है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब है काले रंग का कोई परिंदा है। अब अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो इधर हमारे पास ब्लैक बर्ड कौन है, क्रो है। अगर आप न्यूजीलैंड या इधर यूरोपियन साइड पे चले जाएं तो वहां पर ब्लैक बर्ड किसको कहा जाता है, रेवन को कहा जाता है। अब एक बंदा जो है, फर्ज करें पाकिस्तान से ट्रेवल करके किसी यूरोपियन कंट्रीज में गया, तो वहां पर एक बंदा उसको कहे वो देखो जी ब्लैक बर्ड जा रहा है, तो वो उसको एक थप्पड़ लगाएगा, वो कहेगा कि ये कहाँ से ब्लैक बर्ड है, ब्लैक बर्ड तो हम कौवे को कहते हैं, कौवा तो नहीं है ये। तो इसी तरह से अगर बाहर से कोई इधर पाकिस्तान में आए और पाकिस्तानी कोई उसे देख, कौवे को देख के कहे कि ये देखें जी ब्लैक बर्ड जा रहा है, वो कहेगा कि तुम पागल हो, ये ब्लैक बर्ड कहाँ पे है, वो तो रेवन को हम कहते हैं, ये तो रेवन थोड़ा है। तो इस तरह से, इस तरह की कंफ्यूजन से बचाने के लिए हमने इनके क्या रख दिए, साइंटिफिक नेम रख दिए। तो फिर क्रो का भी एक साइंटिफिक नेम है और इसी तरह से रेवन का भी साइंटिफिक नेम है। तो वो आप दुनिया में जहां पर मर्जी चले जाएं तो साइंटिफिक नेम क्या रहेगा, सेम। ये जो हमने ऊपर बात की कि सेम रहेगा एनीवेयर इन द वर्ल्ड।
अच्छा, फिर फर्दर अगर अगली सिग्निफिकेंस की हम बात करें, कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। अब ये बड़ी अहम बात है। अब जो आमतौर पर नाम रखे जाते हैं ना, जैसे ये हमने प्याज, गंडा, बैसल, वैसल नाम रखे हुए हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में, इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, बस ये नाम पड़ गए हुए हैं तो हमने रख दिए, हमें नहीं पता ये सही है या गलत है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास जो फिश है ना, फिश की डेफिनेशन क्या है, या फिश की आप कह लें तारीफ क्या होगी, फिश हम कहते किसे हैं? फिश वो होती है जिसमें बैकबोन हो, मतलब के वर्टिब्री हो, रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, फिन्स हो और गिल्स हो, जिसमें तीनों चीजें पाई जाए उसको हम क्या बोलेंगे? फिश बोलते हैं। लेकिन इधर हम बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जिनको हम फिश कहते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो फिश नहीं है बेसिकली। जैसे कि एक नाम बड़ा मशहूर, वो क्या है जी? स्टार फिश। अब स्टार फिश बेसिकली फिश नहीं है, जस्ट इसका नाम पड़ गया हुआ, ये कॉमन नेम है। फिर इसी तरह से क्रे फिश, ये भी कोई फिश नहीं है लेकिन नाम पड़ा हुआ है। फिर इसी तरह से एक और बड़ा फेमस नेम जेली फिश, ये भी कोई फिश नहीं है। अब ये सारी जितनी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, ये बेसिकली फिश नहीं है लेकिन इनके नाम पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉमन नेम्स है। बेसिकली साइंटिफिक नेमिंग के अंदर या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये फिश वाली कैटेगरीज में नहीं आते। तो इन चीजों से बचने के लिए भी हमने क्या किया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को मुतारफ करवाया गया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट अब इससे जो अगला पॉइंट या अगला टॉपिक है जी, वो हमारे पास है रोल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसका रोल क्या हुआ, इसके फायदे आप समझने के एक तरह से सिग्निफिकेंस या फायदे तो हमने देख लिए। अब इसका आगे रोल क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? अब इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिसको फॉलो करते हुए हमने क्या करना है? नेमिंग करनी होती है। अब ये रूल्स क्या होंगे? अच्छा, सबसे पहला जो रूल है, जो भी साइंटिफिक नेम रखा जाएगा उसकी लैंग्वेज क्या होगी? लैटिन होगी। ये मैं आप शुरू को पिछली पॉइंट के अंदर भी बता के हटा हूं कि लैटिन लैंग्वेज जो लतीनी जुबान है, ये किसी मुल्क की जुबान नहीं है, इसलिए किसी मुल्क को भी फेवर नहीं है, तो इसमें रखा जाएगा। फिर इसको जो नेम होता है, इसको हम दो वर्ड्स के अंदर नाम रखेंगे। इसके नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं, बाई का मतलब टू होता है, नोमी एंड नोमेनक्लेचर मतलब दो नेमिंग्स, दो नाम्स पर मुश्तमिल ये नाम होगा। अच्छा, ये पहला जो पार्ट है वो हमारे पास कौन सा होगा? इसके जीनस का वर्ड होगा, और दूसरा जो नाम है वो क्या होगा? इसकी स्पीशीज का नाम होगा। पहला वर्ड हमारे पास जीनस वर्ड होगा और जो सेकंड वर्ड है वो स्पीशीज नेम होगा। अच्छा, फिर साइंटिफिक नेम जो है ये बड़ा यूनिक होगा। अब यूनिक हम इसको किस सेंस में कह रहे हैं? यूनिक का सेंस का मतलब ये है कि वो किसी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स का नाम सेम नहीं होगा। पूरी दुनिया में एक नाम सिर्फ एक ही ऑर्गेनिजम्स के लिए होगा, इसलिए वो क्या नाम हो, नाम फिर क्या हुआ? यूनिक हो गया ना, स्पेसिफिक हो गया। अच्छा, फिर अब जब हम नाम लिखते हैं या नाम जो रखा जाता है साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू, इसमें हमने कहा कि दो पार्ट्स पर मुश्तमिल हो, जीनस नेम और स्पीशीज नेम। अब जीनस नेम को जब हमने लिखना है तो हमेशा इसको किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, और जो स्पीशीज नेम होता है उसको हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। अब एक चीज और इसमें ये जरा याद रखनी है आपने कि जीनस नेम ये जो मैंने लिखा है कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, इसका जस्ट जो फर्स्ट वर्ड है इसको हम क्या लिखेंगे? कैपिटल में लिखेंगे, बाकी सारा नाम इसका क्या होगा? स्मॉल लेटर्स के अंदर, स्मॉल ABC के अंदर ही होगा। अच्छा, अगर तो आप इसे कंप्यूटर के ऊपर टाइप कर रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर मतलब कंप्यूटराइज फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं, तो फिर इसको टाइप किस फॉर्म के अंदर हम करेंगे? इटैलिक फॉर्म में। जब हम इसे कंप्यूटर के थ्रू लिखेंगे तो फिर जहां पर भी साइंटिफिक नेम आएगा उसको इटैलिक के अंदर हम कर देंगे। अगर आप में से कोई बच्चा कोई कंप्यूटर यूज करता है, लैपटॉप यूज करता है, कभी वर्ड आपने चलाया हो या PDF की फाइल ओपन की तो उसके ऊपर टेढ़ा सा आई डाला होता है जिसे हम इटैलिक लैंग्वेज कहते हैं, तो इसके इटैलिक फॉन्ट लैंग्वेज नहीं सॉरी कहेंगे उसे, फॉन्ट इटैलिक फॉन्ट के अंदर हम स्टाइल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, अगर तो आप हाथ से लिख रहे हैं किसी पेज के ऊपर तो फिर आपने इसको लिखने का तरीका क्या होगा? अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो जो भी नाम आएगा उसको एक तो अपने लिखना अलग-अलग से है और दूसरा आपने उसको अंडरलाइन कर देना है। बस जहां पर भी ये वर्ड होगा उसके नीचे आपने लाइन लगानी। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर लिख भी देता हूं, जैसे कि इंसान का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो
सैपियन। अब ये देखें जी, मैंने अब क्या लिखा है, हाथ से लिखा है इसको। अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन मैंने कर दिया, इसके नीचे क्या लगा दी, लाइन लगा दी, और दोनों वर्ड्स को अलग अलग लिखा है। तो ये मैंने हैंड रिटन से जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। जब आप इसको कंप्यूटर फॉर्म के अंदर लिख रहे होंगे तो इसको क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाएगा, और फिर इसमें नीचे लाइन नहीं लगाई जाएगी। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इसके साथ ही हमारा ये आज का चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 2, ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।